इस वीडियो में हम क्लास 9th के 5वें अध्याय यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय प्रारंभ कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। पूरा यह अध्याय हमारा सैद्धांतिक और पूरा थ्योरेटिकल व्याख्यात्मक है। परिभाषाएं याद करनी है, उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको करना है। अध्याय वैसे पूरा छोटा ही है, लगभग 2 ही प्रश्नावलियां हैं। तो इस अध्याय के लिए हमने काफी थ्योरी इकट्ठा की है, जैसे कि ज्योमेट्री क्या होती है, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के हम आगे बढ़े हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन क्या है। जैसा हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारा अध्याय था उसमें भी हमने बताया था ज्यामिति क्या होती है। तो ज्यामिति शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के 2 शब्दों जियो और मेट्रिन से मिलकर के हुई है, जिसमें जो पहला शब्द है हमारा जियो, उसका अर्थ होता है पृथ्वी, और मेट्रिन का शाब्दिक अर्थ है मापना। अतः ज्योमेट्री या ज्यामिति शब्द का जो बेसिक अर्थ है वो है पृथ्वी का मापन। इससे हम ये इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो ज्यामिति है उसका उद्गम भूमि मापने की आवश्यकता के कारण हुआ होगा। प्राचीन मिस्रवासी ज्यामिति का अध्ययन करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, यानी कि जो सबसे पहले जो ज्योमेट्री है हमारी वो मिस्र में ही इसका विकास हुआ, और मिस्रवासियों से ज्यामिति का ज्ञान यूनानियों तक पहुंचा, जिन्होंने ज्यामिति पर जो और कार्य है वह किया। इनमें सबसे प्रमुख नाम है थेल्स, और थेल्स के एक शिष्य थे पाइथागोरस, उनका भी नाम आता है। थेल्स और पाइथागोरस के बारे में हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, 6ठे अध्याय त्रिभुज में, उसमें इनकी जो प्रमेय है वो दी गई है। यूक्लिड प्रथम यूनानी गणितज्ञ थे, जिन्होंने ज्यामिति के अध्ययन हेतु एक नई विचारधारा को प्रस्तुत किया। अब बात करते हैं, ये तो विदेशों की हो गई। अब भारत में इसकी जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई, क्या प्रमाण है इसके, उसके बारे में हमने संक्षिप्त नोट तैयार किया हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा इतिहास में, इत्यादि की खुदाइयों से पता लगता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग ज्यामिति का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया करते थे ईसा से पूर्व। और वह जो समाज था उच्च कोटि का संगठित समाज था, शहर विकसित थे और बड़े योजनाबद्ध ढंग से निर्मित किए गए थे। इसके प्रमाण हमें वहां की खुदाई से मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो सड़कें होती थी वो हमारी पैरेलल होती थी, समांतर होती थी, और जो नालियां थी वो व्यवस्थित भूमिगत थी, जो दर्शाती हैं कि नगरवासी क्षेत्र मिति यानी कि मेंसुरेशन और जो हमारे व्यवहारिक गणित है उसमें पूर्णतः निपुण थे। और जो उन समय उन्होंने ईंटें प्रयुक्त की वो पूर्णतः अच्छी तरीके से पकाई हुई थी, और उनका जो रेशो था वो भी फिक्स था। जैसे लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का जो अनुपात था वो 4:2:1 होता था। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में भी जो ज्यामिति है उसका विकास काफी पहले हो चुका था। अब बात करते हैं जो हमारे वैदिक गणित है उसमें। प्राचीन भारत में हमारा एक ग्रंथ है शूल्ब सूत्र, जो लगभग ईसा से 800 से 500 ईसा पूर्व का माना जाता है। इसमें भी ज्यामिति रचनाओं के लिए ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वैदिक काल में ज्यामिति का उद्गम वैदिक पूजा के लिए आवश्यक भिन्न भिन्न प्रकार की वेदियों और अग्निकुंडों के निर्माण से हुआ, यानी कि जो वैदिक गणित थी हमारी उसके प्रमाण भी हमें प्राचीन ग्रंथ में मिलते हैं कि क्यों प्राचीन जो भारतीय थे हमारे
उनमें गणित का जो ज्यामिति है उसका विकास किस प्रकार से हुआ। इसका एक एग्जाम्पल और है, जैसे अथर्ववेद है हमारा, उसमें श्रीयंत में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए 9 समद्विबाहु त्रिभुज अंतर्निहित थे। ये त्रिभुज इस प्रकार व्यवस्थित किए गए थे कि इनमें 9 तो हमारे मेन त्रिभुज हो गए, इनसे 43 छोटे त्रिभुजों का निर्माण हुआ। यद्यपि वेदियों की रचना करने में परिशुद्ध ज्यामिति विधियों का उपयोग किया गया था, फिर भी इनसे संबंधित सिद्धांतों की कोई चर्चा नहीं की गई थी। यानी कि उन्होंने बनाया तो बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आधार क्या है, उसको कहीं संग्रहित नहीं किया। जिस तरीके से वो लिखित रूप में उपलब्ध नहीं हो पाई, लेकिन था पूरा सिस्टमैटिक ढंग से। अतः यूनानी गणितज्ञ उसके बाद थेल्स को श्रेय जाता है कि उन्होंने सबसे पहले ज्ञात उपपत्ति यानी कि जो प्रूफ थे हमारे वो प्रदान किए। तो जो थेल्स है उन्होंने लिखित रूप में सामग्री को उपलब्ध कराया। यह इस प्रकार थी, जो पहली इनका प्रूफ उपपत्ति थी वो यह थी कि वृत्त का व्यास वृत्त को समद्विभाजित करता है। यानी कि जो डायमीटर होगा सर्कल का, वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। समद्विभाजित का मतलब ये हो गया। थेल्स का सबसे जो प्रसिद्ध शिष्य था पाइथागोरस, उसने और उसके साथियों ने अनेक ज्यामितीय गुणों की खोज की। तो उसके बाद आगे चर्चा करते हैं हम। मिस्र में अलेक्जेंड्रिया के गणित के शिक्षक थे यूक्लिड। उन्होंने गणित के सभी ज्ञान को एकत्रित किया और एक अपनी पुस्तक जिसका नाम था एलिमेंट्स, उसमें सबको संग्रहित किया। उन्होंने एलिमेंट्स को 13 अध्याय में विभाजित किया, जिसमें से प्रत्येक को उन्होंने एक पुस्तिका माना। तो जिसकी हम चर्चा कर रहे थे यूक्लिड, वो हमारे यहाँ पर अब आ चुके हैं। जो 9th है उसमें हम यूक्लिड के बारे में पढ़ेंगे, 10th में हम थेल्स और पाइथागोरस की ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें मेन है हमारा परिभाषाएं हैं, अभिग्रहित हैं और अभिधारणाएं हैं। तो 3 इन जो पूरा अध्याय हमारा वो परिभाषाओं, अभिग्रहित और अभिधारणाओं पर ही आधारित है। जैसे परिभाषाएं कुछ 23 लगभग परिभाषाएं थी इनकी, इनमें से जो मेन थी उनको हमने यहाँ पर लिया है 7 परिभाषाएं। कह रहा यूक्लिड ने कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए हुए सत्य कथन मानने की कल्पना की। यह कल्पनाएं वास्तव में स्पष्टता सर्वव्यापी सत्य थी, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ थी। इन्हीं को जो यूनिवर्सल ट्रूथ थे उनको ही परिभाषाएं कहा गया। यानी कि इनको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब परिभाषाओं को उन्होंने 2 भाग में विभाजित किया। एक तो हमारे अभिग्रहित थे और दूसरे थी हमारी अभिधारणाएं, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स। कुछ परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। जैसे पहली हमारी परिभाषा है, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। यानी कि पॉइंट क्या है, पॉइंट किसको कहेंगे हम, पॉइंट उसको कहेंगे जिसको हम डिवाइड ना कर पाए। ठीक, तो ये हमारा पॉइंट की परिभाषा हो गई। अगर हमसे कोई पूछे पॉइंट क्या है, बिंदु क्या है, तो बिंदु वह है जिसको हम विभाजित या उसको हम खंडों में नहीं बांट पाए। दूसरा है हमारा एक रेखा। रेखा क्या है, रेखा एक चौड़ाई रहित लंबाई होती है। जैसे हमने जनरली देखा है कि रेखा खींचनी हमने 10 सेंटीमीटर या कितनी भी खींचनी है, लेकिन उसकी चौड़ाई कुछ नहीं होगी। यानी कि रेखा हमारी एक चौड़ाई रहित लंबाई होती है। अगर चौड़ाई उसमें आ जाएगी तो फिर हमारा वो रेखा नहीं रहेगी, फिर हमारा हो जाएगा सरफेस, पृष्ठ हो जाएगा वो। तीसरा है एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, यानी कि रेखा हमने खींची और जो उसके एंड पॉइंट्स होंगे वो हमारे पॉइंट कहलाएंगे। चौथा है एक सीधी रेखा ऐसी है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। सीधी रेखा में क्या होंगे, सीधी रेखा हमारी बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर के बनी होगी और पूरी एक प्लेन सरफेस पर होगी, सपाट रूप से स्थित होते हैं। अगर हम बहुत सारे बिंदुओं को मिला देंगे तो हमें एक सिंपल रेखा प्राप्त हो जाएगी। 5वां है सरफेस, पृष्ठ क्या होता है। पृष्ठ वह है
जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, जबकि पृष्ठ लंबाई और चौड़ाई होती है। छठा है हमारा पृष्ठ के किनारे जो कोने होंगे हमारे, वो रेखाएं कहलाती हैं। सातवां है एक प्लेन सरफेस क्या है? एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। इस वीडियो में हमने परिभाषाओं तक की चर्चा कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम अभिग्रहित और अभिधारणाएं करेंगे।